तो स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है रोहित लगस और आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आईपीओ क्या होता है। आईपीओ से रिलेटेड आपके हर एक सवाल जो है इस वीडियो में कवर हो जाएंगे और इसके बाद आपको आईपीओ से रिलेटेड कोई ज़्यादा डाउट नहीं होगा। इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होते हैं, कैसे कोई कंपनी लॉन्च होती है, हम एक केस स्टडी को भी समझेंगे जो हमने यहाँ पे जोमेटो का जो आईपीओ आया था उसके बारे में भी बात करेंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होगा, तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखना। चलिए करते हैं इस इंपॉर्टेंट वीडियो को शुरू। तो सबसे पहले समझते हैं कि एक आईपीओ होता क्या है। अब मैंने कोशिश कर रहा हूं मैं कि आपको इसकी जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड कर सकूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो इसलिए मैंने कुछ यहाँ पे डेफिनेशंस काफी ज्यादा आपको यहाँ पे मतलब सेंटेंस डेफिनेशंस वगैरह देखने के लिए मिल रहेगी, थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मिल रहा होगा, तो ये आपको बाद में रिवाइज करने के लिए काफी ज्यादा हेल्प होगा। पर मैं सिर्फ ये पढ़ के आपको नहीं समझाऊंगा, मैं अपनी कोशिश करूंगा कि मुझे जो जितना पता है उस हिसाब से मैं आपको बता पाऊँ। ये आपके बाद में रिवीजन के लिए काफी काम आ सकता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि आईपीओ का मतलब होता क्या है, इसका मतलब क्या रहता है। तो सिंपल डेफिनेशन, आईपीओ का मतलब जब कोई प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स को पहली बार जनरल पब्लिक को बेचती है, इसका मतलब होता है आईपीओ। आईपीओ एक प्रोसेस है, एक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कोई भी कंपनी जहां पे आप ये इमेज देख सकते हो, इसमें पहले कंपनी प्राइवेट है, फिर वो अपना आईपीओ लाती है और उसके बाद वो पब्लिक कंपनी बन जाती है। तो ये जो प्रोसेस है इसके बारे में आज हम डिटेल में समझेंगे, तो वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखना। एक ट्रांसफॉर्मेशन है, ये आईपीओ कुछ नहीं है, बस एक ट्रांसफॉर्मेशन है जिसमें एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी बन जाती है। तो सबसे पहले ना इसका डिफरेंस समझते हैं हम कि प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में मेजरली क्या डिफरेंस रहता है। ठीक है। तो प्राइवेट कंपनी मतलब वो कंपनी जिसका मालिक कोई फाउंडर हो या फिर उनके फैमिली या कुछ अर्ली इन्वेस्टर्स होते हैं, लाइक शार्क टैंक आप देखते हो, तो वो जो है वो प्राइवेट कंपनीज है, अभी तक वो पब्लिक सेक्टर कंपनी में आई नहीं है। जो भी कंपनीज यहाँ पे पिच करने आती है, लाइक सर मेरा ये 100 करोड़ का बिजनेस है और आप मुझे 2% इक्विटी दे दो, और वैसे वैसे जो होता है ना वो प्राइवेट कंपनीज रहती है। ठीक है। तो उस वो शेयर मार्केट में ट्रेड नहीं होते हैं। ठीक है। वो जो कंपनीज है, जो प्राइवेट कंपनीज होती है, वो शेयर मार्केट में अभी तक ट्रेड नहीं होती है, उसके लिए उन्हें आईपीओ रेज करना पड़ता है। ठीक है। तो ये प्राइवेट कंपनीज है, जो आपका अगर कोई बिजनेस हो ना तो वो भी प्राइवेट है। ठीक है। और पब्लिक कंपनी मतलब क्या, जब आईपीओ के बाद प्राइवेट कंपनी होती है, उसका आईपीओ आता है और उसके बाद कोई कंपनी जो है वो पब्लिक बन जाती है। इसके जो शेयर्स है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर खरीदी और बेची जा सकती है। मतलब कोई भी इस कंपनी को छोटे जो मतलब बेसिकली इसका जो छोटा हिस्सा है वो खरीद सकता है। जब ये कंपनी प्राइवेट है, जब वो सिर्फ आपकी है, तो कोई और आपकी कंपनी में कोई शेयर्स वगैरह नहीं खरीद सकता। पर जब वो पब्लिक हो जाती है, यानी पब्लिक कंपनी है वो, तो कोई भी शेयर ये खरीद सकता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके ओनर नहीं रहे। प्राइवेट मतलब आपकी कंपनी, और पब्लिक हो गई तो फिर वो पूरे हिंदुस्तान की कंपनी और आपका उसमें कुछ नहीं, ऐसा नहीं रहता है। 100% जो स्टेक होता है उसमें से 60 70 80% आपके पास ही रहेगा। सिर्फ 10 to 20% या फिर जितना भी डिसाइड होता है, जिसकी भी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, उतना आप यहाँ पे मतलब मार्केट को देते हो और उसके बदले फंड्स यहाँ पे इकट्ठा करते हो। लाइक मैं 2% इक्विटी जो है वो शेयर मार्केट में दे रहा हूँ और इसके बदले मैं सोच रहा हूँ कि मुझे 10,000 करोड़ रुपीज यहाँ पे रेस करना है। टेंशन मत लीजिए, हम यहाँ पे जोमेटो के एग्जाम्पल के हिसाब से पूरा समझेंगे, तो इस वीडियो को बस आप लोग एंड तक जरूर देखना। ठीक है। तो प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी के बीच में डिफरेंस आपको समझ आ गया। तो कंपनीज जो है बेसिकली ये आईपीओ क्यों लाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला और मेन रीजन है कैपिटल को रेज करने के लिए, टू गेट अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी फॉर एक्सपांशन, डेट रीपेमेंट एंड इनोवेशन और एक्विजिशन। सबसे पहले तो बात, अगर मेरा समझो 1 2 करोड़ का बिजनेस है, मैं सपने देख रहा हूँ उसे 100 1000 करोड़ का करने के लिए, तो मुझे उसके लिए काफी इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। वो कैसे आएगा, कैपिटल रेज करके, और इसलिए मुझे आईपीओ यहाँ पे लाना पड़ेगा। डेट रीपेमेंट करने के लिए, लाइक मैंने अगर किसी से उधार लिया है या फिर डेट लिया है, तो उसे चुकाने के लिए भी मैं कैपिटल को रेज कर सकता हूँ। आर एन डी करने के लिए, इनोवेशंस करने के लिए, अभी मेरे पोर्टफोलियो में सिर्फ 4 से 5 प्रोडक्ट है जिससे मैं कमा रहा हूँ कुछ ना कुछ। ठीक है। 2 3 करोड़ रुपए। पर अगर यही मेरा पोर्टफोलियो बन के मेरे पास अगर 100 प्रोडक्ट्स हो गए, मैं आर एन डी की टीम बिठाता हूँ और काफी ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके अलग अलग सेक्टर्स, अलग अलग थीम में मैं अलग अलग बिजनेस यहाँ पे इकट्ठा करता हूँ और लगभग 90 से 100 प्रोडक्ट अगर खड़े करता हूँ, तो उसकी अलग सेल्स होगी, उससे मेरी अर्निंग्स बढ़ेगी, तो इसके लिए भी तो पैसे चाहिए ना। तो इनोवेशन के लिए भी काफी ज्यादा हेल्प करता है, और एक्वाइजिशन के लिए। अब इसका एक अच्छा एग्जांपल ये हो सकता है कि फॉर एग्जांपल मैं महाराष्ट्र में हूँ, मेरी खुद की कंपनी है, पर अब मुझे जम्मू में या फिर केरला वगैरह में बेचना है। ठीक है। तो मैं कैसे बेचूंगा यहाँ पे खड़े हो, मतलब यहाँ पे बिजनेस करके। तो मेरा क्या यहाँ पे बिजनेस रहेगा कि मेरा रिलेटेड, मेरे जो प्रोडक्ट है, मेरा जो बिजनेस है,
उसके रिलेटेड अगर कोई कंपनी यहाँ पे जम्मू में या केरला में है, तो मैं उसे एक्वायर कर लूँगा और फिर अपने प्रोडक्ट्स वहाँ पे बेच के उस स्टेट या फिर उस यहाँ पे जो सिटी जो भी जगह है, उस पे अपना बिज़नेस यहाँ पे कर सकता हूँ। तो ये लोकेशन का भी रहता है और बहुत सारे अलग-अलग रीज़न्स रहते हैं। लाइक अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल कोल्ड ड्रिंक्स बना रहा हूँ, तो मैं काँच की जो बॉटल्स बनाते हैं लाइक वरुण बेवरेजेस हो गया, ये बहुत आगे इंटरेस्टिंग शेयर मार्केट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो अगर आप कोका कोला हो, तो आप अगर आ गए, तो आप एक्वायर किसे करोगे? कोई ऐसी कंपनी जो काँच की बॉटल बनाती है। तो उससे क्या होगा? आप अपनी कोल्ड ड्रिंक बनाओगे और वो काँच की बॉटल आपके बिज़नेस के लिए काम आएगी ना, क्योंकि आप ही वो बना रहे हो। तो उससे आपकी जो कॉस्टिंग है, वो कम हो जाएगी। तो एक्विजिशन बेसिकली बिज़नेस को सपोर्ट करने के लिए और एक्सपांड करने के लिए मेजरली किए जाते हैं। ठीक है? कैपिटल को रेज़ करने के लिए, इनोवेशन करने के लिए, एक्वायर करने के लिए, कंपनी की इज़्ज़त बढ़ाने के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल इंक्रीज़ विज़िबिलिटी। अभी देखा जाए ना, तो हर महीने बहुत सारे आईपीओज़ आते हैं और ऐसी-ऐसी कंपनीज़ के नाम हम सुनते हैं जो पहले कभी नहीं सुने। तो इससे क्या होता है, लोगों को ना आपकी कंपनी के बारे में पता चलता है, क्योंकि जब आईपीओ आता है ना, पूरे इंडिया में जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जितने भी बड़े-बड़े प्लेयर्स हैं, सबको आपका नाम दिखता है कि इस कंपनी का आईपीओ आ रहा है। आपने बहुत बार न्यूज़ में भी पढ़ते न्यूज़पेपर में पढ़ते-पढ़ते फिर न्यूज़ में भी देखा रहेगा कि इस कंपनी का आईपीओ आया और काफ़ी लोगों को पैसा यहाँ पे बना के दिया। तो ऐसे बहुत सारे अननोन ब्रांड्स जिनको बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं, तो जब आईपीओ आता है ना, तो उससे काफ़ी लोगों को आपकी मतलब विज़िबिलिटी हो जाती है, आप एक एडवर्टाइज़मेंट हो जाती है, उसकी जो विज़िबिलिटी है वो बढ़ जाती है। एनहांस ब्रांड रिकॉग्निशन एंड पब्लिक इमेज, यूज़ शेयर्स फॉर एक्वाजिशन, जैसे कि मैंने वो ऊपर के पॉइंट में अच्छे से क्लियर किया। आई होप यहाँ तक आपको जो ये वीडियो है बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि सेबीज के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है आईपीओ को लाने के लिए। अब सेबी कौन है? ये एक सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। ये पुलिस है, जैसे नॉर्मली हमारे आरटीओ रहता है कि हम रोड पे अच्छे से कार बाइक चलाए, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस ना तोड़े। और अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशन तोड़ते हो तो फिर आपको चालान आता है, मोबाइल पे फोटोज आते हैं कि आपने अपने यहाँ रूल तोड़ा और इतने इतना आपको फाइन लगा। ठीक है, तो जैसे वो पुलिस है, तो वैसे सेबी भी है, वो स्टॉक मार्केट की पुलिस है। जो हम रिटेल इन्वेस्टर्स या फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या फिर कंपनीज सबके ऊपर ध्यान रखती है कि कहीं भी कुछ इरेगुलरिटीज ना हो, कुछ भी ऐसा इलीगली ना हो जिससे लोगों का जो पैसा है वो डूबे। तो सेबी कुछ नहीं, बस एक पुलिस है जो अच्छे से देखती है कि सब कुछ जो है स्टॉक मार्केट में फाइनेंशियल जो ये है उसमें सब कुछ चीजें जो है वो अच्छे से हो रही है। एक रेगुलेटर है, द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेट्स एंड एनफोर्स ऑल आईपीओ रूल्स। तो ये जो है सेबी, वो देखती है कि आईपीओ के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, गवर्नमेंट के अंडर आता ही है। प्रॉफिटेबिलिटी रूट फॉर एस्टेब्लिश्ड कंपनी। अब जो आईपीओ है वो आप दो तरीके से रह सकते हो, पहला है प्रॉफिटेबिलिटी रूट और दूसरा है क्यूआईबी रूट। अच्छे से समझेंगे तो वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखना। नेट टेंजिबल एसेट, प्रॉफिटेबिलिटी रूट के अंदर ना कुछ तीन बेसिक रूल आते हैं जो आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला है नेट टेंजिबल एसेट। इसका मतलब क्या रहता है? कंपनी के पास पिछले 3 साल में हर साल कम से कम 3 करोड़ के नेट टेंजिबल एसेट होने जरूरी है। इसका मतलब क्या है? नेट टेंजिबल एसेट मतलब क्या? जिनको आप छू सकते हो, जैसे कि लैंड, मशीनरी, बिल्डिंग। यानी आप जिस कंपनी का आईपीओ लाना चाहते हो, तो आपके पास नेट टेंजिबल एसेट पिछले 3 साल में एटलीस्ट 3 करोड़ होने चाहिए हर साल के लिए। ठीक है, हर साल आपके पास 3 करोड़ के नेट टेंजिबल एसेट्स होने चाहिए। यानी लैंड, मशीनरीज, बिल्डिंग आपके पास लगभग 3 करोड़ की होनी चाहिए, लगभग 3 साल के लिए, वो अपने बेचे नहीं होने चाहिए। तो ये एक पहला रूल है। उसके बाद है एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसका मतलब क्या हो गया? पिछले 5 साल में किसी भी 3 साल में कंपनी का जो एवरेज प्री टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो कम से कम 15 करोड़ का होना चाहिए। मतलब कंपनी जो है वो कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना रही हो, ये ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। लाइक आप देख सकते हो यहाँ पे मस्ट बी एटलीस्ट 15 करोड़ इन एनी ऑफ द 3 ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स। पिछले 5 में से, अगर आपके बिजनेस को शुरू में 5 साल हुए, तो उसमें से एटलीस्ट 3 साल ऐसे होने चाहिए जिसमें आपका जो प्रॉफिट है 15 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। प्रॉफिटेबल कंपनी आपकी होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आता है नेट वर्थ। नेट वर्थ यानी क्या? पिछले 3 साल में हर साल कंपनी की जो नेट वर्थ है वो कम से कम 1 करोड़ होनी चाहिए। अब नेट वर्थ जो है ना वो काफी ज्यादा मतलब वॉलेटाइल भी हो सकता है, कभी बढ़ता है कभी गिरता है, वगैरह वगैरह, ऊपर नीचे होते रहता है। पर यहाँ पे आपकी एलिजिबल होने के लिए आपको लगभग 3 रेगुलर ईयर में आपकी जो नेटवर्थ है वो 1 करोड़ से ज्यादा होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। आई होप यहाँ तक ये वीडियो जो है वो पूरी तरह से आपको क्लियर हो गया होगा।
उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो उसके बाद हमारा QIB रूट होता है। 2 रूट होते हैं बेसिकली। कौन से होते हैं? एक तो प्रॉफिटेबिलिटी रूट होता है और एक QIB रूट होता है। तो प्रॉफिटेबिलिटी को हमने डिस्कस कर लिया, 3 एलिजिबिलिटी रहती है, नेट टेंजिबल एसेट, एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट वर्थ। उसके बाद आता है QIB। अब ये QIB यानी बेसिकली फॉर ग्रोथ एंड टेक कंपनीज के लिए रहता है, जो प्रॉफिट नॉर्म्स को अच्छे से फुलफिल नहीं कर रहे हैं। यानी जो डिसाइड हुआ था, जहां हमारे 3 एलिजिबिलिटी रूल्स थे, अगर आप उसे नहीं फॉलो कर रहे हो तो उसके बाद भी आप अपना आईपीओ ला सकते हो। और उसकी क्या मेन कंडीशन है? तो एट लीस्ट 75% ऑफ द आईपीओ शेयर्स मस्ट बी सोल्ड टू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। इसका क्या मतलब होता है बेसिकली, अगर मैं आपको समझाऊं यहाँ पे, तो इस रूट में आईपीओ के 75% शेयर जो है वो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को देने मैंडेटरी है। आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। और ये क्यू आई बी, हु आर क्यू आई बीज, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल सॉरी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स कौन होते हैं? ये बड़े और एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स हो गया, इंश्योरेंस कंपनी हो गई, फॉरेन इन्वेस्टर्स हो गए, वेंचर कैपिटल फंड्स हो गए, इन्हें हम कहते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। अब इसमें बहुत सारे, आपका जो एसबीआई म्यूचुअल फंड आ सकता है, आप एचडीएफसी म्यूचुअल फंड आ सकता है, आप कोटक नियो का जो इंस्टीट्यूट म्यूचुअल फंड है वो आ सकते हैं। तो जितने भी म्यूचुअल फंड्स आपने बाहर सुने होंगे, जितने भी अलग अलग बैंक्स हैं, जितने भी अलग अलग इंश्योरेंस कंपनीज है, लाइक LIC वगैरह भी इसमें आती है, और जितने भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, वो सब जो है एटलीस्ट 75% जो ये है वो खरीदना मैंडेटरी है। लाइक एटलीस्ट 75% ऑफ द आईपीओ के जितने भी शेयर्स है, उसमें से 75% जो है वो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को खरीदने जरूरी है। इतने बायर्स आपके पास होने चाहिए। ये कब होने चाहिए? जब आपकी जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स है वो कंप्लीट नहीं हो रही है और आप QIB रूट के थ्रू जा रहे हो, तो ये आपका एक मेन कंडीशन होती है। हु आर QIBs आपको समझ आ गया? म्यूचुअल फंड्स, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये बहुत बड़े प्लेयर्स रहते हैं। वैसे 1-2 लाख रुपए नहीं लगाते, वो 50, 100, 150 करोड़ के आसपास की इन्वेस्टमेंट्स रहती है उनकी। और 75% ही क्यों, ठीक है, अगर मैं बात करूं तो सेबी मानता है कि ये जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं ना, ये रिस्क को सही से जज कर सकते हैं। अगर ये 75% शेयर्स QIB नहीं खरीदते तो पूरा आईपीओ कैंसिल हो जाता है और इन्वेस्टर्स का पैसा वापस मिल जाता है। ठीक है, इफ द 75% ऑफ द QIB कोट इज नॉट सोल्ड और नॉट फिल्ड, द एंटायर आईपीओ इज कैंसल्ड। अब देखिए, जब ये जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, ये जो बैंक्स होते हैं, ये जो इंश्योरेंस कंपनीज रहती है, ये जब किसी आईपीओ को मतलब करती है ऐसा, लाइक आईपीओ में पार्टिसिपेट करती है, तो वो बहुत अच्छे से रिसर्च करती है, सब कुछ अच्छे से समझती है कि ये कंपनी क्या है, कैसे है, और काफ़ी अच्छे से जज करती है, काफ़ी अच्छे से उनके ऊपर स्टडी करती है। और जब उन्हें लगता है ना कि नहीं यार, ये कंपनी आगे जाके कुछ काम नहीं करेगी, कुछ खास नहीं चलेगी, तो फिर वो इसमें इन्वेस्ट ही नहीं करते हैं। और ऐसे बहुत सारे कंपनीज के एग्जाम्पल्स हैं जो QIB के थ्रू अप्लाई तो करते हैं, पर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर जो है वो खरीदते नहीं है 75% तक, और वो जो आईपीओ है वो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसका एक सक्सेसफुल एग्जांपल के बारे में भी आज हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, जोमेटो, जो मैंने आपसे बात की, तो जोमेटो का क्या प्रोसेस हुई थी उसके बारे में बात करेंगे। तो वो भी एक QIB रूट के थ्रू ही यहाँ पे देखने के लिए मिला था। और अगर मैं बात करूं कुछ और जरूरी रूल्स, अदर मैंडेटरी रूल्स के बारे में, तो प्रमोटर्स का एक लॉक इन पीरियड रहता है जो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये DRHP भी क्या रहता है ना, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले प्रमोटर्स के लॉक इन पीरियड की अगर मैं बात करूं, तो कंपनी के जो फाउंडर्स या प्रमोटर्स हैं, उनको अपने कम से कम 20% जो शेयर्स है आईपीओ के बाद 3 साल तक नहीं बेचना होता है। ठीक है, लाइक प्रमोटर्स मस्ट होल्ड एटलीस्ट 20% ऑफ द कंपनी शेयर्स पोस्ट आईपीओ। यानी जितने भी आईपीओ लॉन्च होता है उसमें से जो 20% है, उन्हें वो लॉक करना, लॉक इन द सेंस वो आप बेच नहीं सकते। एक बार आपने खरीद लिया तो 3 साल तक आप वो बेच नहीं सकते। ठीक है, फिर एक बार बताता हूँ अच्छे से धीरे से। कंपनी के जो फाउंडर्स या प्रमोटर्स को अपने कम से कम 20% शेयर्स आईपीओ के बाद 3 साल तक आप नहीं बेच सकते हो, आपको उन्हें होल्ड करके रखना है। और अगर मैं बात करूं तो इससे उनकी जो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देखी जाती है। और बाकी शेयर्स पर 1 साल तक का लॉक इन पीरियड होता है, यानी 20% शेयर्स आपको 3 साल तक होल्ड करने ही करने हैं, और बाकी जो है वो 1 साल तक आप कर सकते हो। अब इसका मतलब क्या है? तो जब भी मैं या फिर जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स या फिर नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर्स भी है, जब खरीदते हैं ना कोई शेयर, तो उसमें एक
स्टडी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है कि प्रमोटर होल्डिंग कितनी है। तो अभी फॉर एग्जांपल मैं देख रहा हूँ एचडीएफसी बैंक, यस बैंक या फिर जितनी भी अलग-अलग कंपनीज़ हैं, उसके बारे में बात करें तो उसमें कभी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने से पहले हम देखते हैं कि प्रमोटर होल्डिंग कितनी है। वो कंपनी कितनी ज़्यादा स्टेबल है, वो पता चलता है उसकी प्रमोटर होल्डिंग से। अगर वो प्रमोटर होल्डिंग उसमें 50, 40, 50, 60% है ना, यानी वो कंपनी बहुत स्ट्रांग है, प्रमोटर होल्ड जो प्रमोटर्स है वो बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं उस कंपनी के ऊपर और काफ़ी सक्सेसफुल होने के चांसेस है। पर वही अगर आपके प्रमोटर होल्डिंग बहुत कम है, यानी जो ओनरशिप है किसी भी एक इंडिविजुअल की वो बहुत ज़्यादा कम है, तो फिर वो बहुत रिस्की माना जाता है। ठीक है? तो ये टर्म आपको समझना ज़रूरी है। तो प्रमोटर्स लॉक इन पीरियड रहता है। अगर आपकी कंपनी आप आईपीओ के थ्रू ला रहे हो, तो जितने का भी आईपीओ ला रहे हो उसमें से 20% आपको 3 साल तक लॉक करने पड़ेंगे और जितना भी बाकी आप खरीद रहे हो, वो 1 साल तक लॉक यहाँ पे रहेंगे। और उसके बाद होता है डीआरएचपी, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस आप जिसे कह सकते हो। ये आईपीओ की मतलब आप रिज्यूमे समझ सकते हो। अगर आप मतलब जानते हो कि रिज्यूमे मतलब आपको पता होगा ना, जब भी आप किसी कंपनी के लिए अप्लाई करते हो तो आपका एक रिज्यूमे रहता है जिसमें आप कहाँ पैदा हुए, आपका क्या एजुकेशन रहा, आपने क्या एक्सपीरियंसेस किए, आपने स्पोर्ट्स खेला, आपने क्या किया मतलब लाइफ में, नहीं, कि आपने क्या क्या पढ़ाई की, क्या क्या सर्टिफिकेशंस किए, कहाँ इंटर्नशिप्स की, कहाँ जाके काम किया। तो जैसे आपका रेज्यूमे रहता है जिसमें आपने जिंदगी भर क्या क्या किया, वैसे डीआरएचपी यानी ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में उस कंपनी के रिलेटेड सब कुछ रहता है। एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट रहता है जिसमें कंपनी की हर एक डिटेल होती है। लाइक कैसे फाइनेंशियल्स रहे जब से ये कंपनी बनी है, क्या बिजनेस मॉडल को फॉलो करती है, रिस्क्स क्या है और आईपीओ का जो पैसा है उसका ये क्या करेगी। लाइक हमको जब बोला जाता है ना कि ठीक है, हमने अगर आपको हायर कर लिया तो आप आगे 5 साल में अपने आप को कहाँ देख रहे हो, तो वैसे जब आईपीओ आता है तो आईपीओ के पैसे से वो क्या करना चाहती है। अगर कोई कंपनी आईपीओ ला रही है और 100 का 100% जितना भी वो रेस कर रहे हैं उसमें डेट ही चुका देगी, तो वो बहुत रिस्की माना जाता है। फिर लोग सोचते हैं यार ये डेट ही चुका देंगे तो बिजनेस को ग्रो कैसे करेंगे, बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाएंगे तो फिर बहुत रिस्की हो जाएगा। तो ये भी कुछ टर्म्स रहते हैं जो जानना जरूरी है आपको कि बेसिकली उसमें सब कुछ रहता है कंपनी के बारे में, आईपीओ का ये जो पैसा है उसका क्या करेंगे। और सेबी इसको बहुत केयरफुली रिव्यू करता है कि ये कैसा कैसा यहाँ पे चलेगा। ठीक है? उसके बाद अगर मैं आप लोगों से बात करूं, बहुत लंबा ये वीडियो बन रहा है उसके लिए मैं माफी चाहूंगा आपसे, पर आई होप आपको ये वीडियो जो है वो पूरी तरह से क्लियर हो रहा है कि क्या क्या स्टेप्स जो है रहते हैं। अब थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं स्टेप बाय स्टेप आईपीओ की प्रोसेस क्या रहती है। सबसे पहले एक प्राइवेट कंपनी होती है, फॉर एग्जांपल आपकी कोई प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, आपकी आपकी सॉरी आपकी कोई प्राइवेट कंपनी है, अब उसको आपको आईपीओ लाना है। उसकी क्या प्रोसेस रहती है? सबसे पहले आपको एक मर्चेंट बैंकर जो है वो अपॉइंट करना पड़ता है। यानी कंपनी को कोई इन्वेस्टमेंट बैंकर जैसे कि कोटक हो गया, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज हो गई, उनको हायर यहाँ पे करना पड़ता है। और ये जो बैंक्स होते हैं ना, ये पूरी आईपीओ की प्रोसेस मैनेज करते हैं। यानी अगर मैं आईपीओ ला रहा हूँ ना, तो मैं नहीं करूंगा ये, मुझे किसी इन्वेस्टमेंट बैंकर या फिर इन्वेस्टमेंट बैंक्स को यहाँ पे अप्रोच करना पड़ेगा, उनको अपना पिच करना पड़ेगा और फिर वो मेरा आईपीओ मैनेज करेंगे। ठीक है? तो कोटक हो गया, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, से बहुत सारे अलग अलग इन्वेस्टमेंट बैंक्स रहती है जो अलग अलग आईपीओ की जो प्रोसेस है वो मैनेज करती है। ठीक है? यहाँ तक क्लियर हो गया? ये हो गया फर्स्ट स्टेप। उसके बाद होता है ड्यू डिलिजेंस और डीआरएचपी फाइल करना। तो ये डीआरएचपी फाइल होती है। अब ये आपने फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी बन गई, मैंने एक आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज को, मेरा या मर्चेंट बैंक जो है उसे हायर कर लिया मैंने, और फिर मेरी जो आईपीओ का जो प्रोसेस है वो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज मैनेज करेगा। ठीक है? तो इसमें क्या होगा, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज और मैं, ठीक है, और बैंकर्स और लॉयर्स जो है वो कंपनी की हर चीज थोरोली चेक करते हैं, कहा कुछ गड़बड़ तो नहीं है वगैरह, और फिर वो एक डीआरएचपी रिपोर्ट बनाते हैं। और उसको अगर हम लोग बात करें बेसिकली, तो ठीक है, फिर वो डीआरएचपी रिपोर्ट बनती है और उसको सेबी को सबमिट करते हैं। और उसके बाद सेबी का एक अप्रूवल आता है, और मतलब इसमें कई महीने लग सकते हैं। ठीक है? जरूरी नहीं है कि अगर आपने आज डाल दिया तो कल परसों तक आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। इसमें काफी ज्यादा टाइम भी लग सकता है। ठीक है? तो एक ये इसमें काफी महीने भी लग सकते हैं। ठीक है? तो अपॉइंट मर्चेंट बैंकर, उसके बाद आप उनके साथ मिलके, बैंकर्स और लॉयर्स के साथ मिलते एक डीआरएचपी फाइल करते हो, फिर सेबी जो है उसको अच्छे से रिव्यू करता है, फिर सेबी का अप्रूवल आता है, और उसके बाद आपका रोड शो जो है वो शुरू हो जाता है। रोड शो मतलब वो रोड पे नहीं जाते हैं, समझना है सिर्फ आपको। ठीक है? तो सेबी से जब ग्रीन सिग्नल यहाँ पे मिल जाता है, तो उसके बाद कंपनी मैनेजमेंट जो है और बैंकर्स जो है वो रोड शो करते हैं। यानी बेसिकली कुछ नहीं, इसमें वो अलग अलग
बड़े-बड़े क्यूआईबी जो हमने बात की क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं और अपनी कंपनी के बारे में बताते हैं, उनको आइडिया देते हैं कि हमारा ऐसा-ऐसा आईपीओ आने वाला है और उनका इंटरेस्ट जज करते हैं, ठीक है? वो बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स से मिलते हैं, अपनी कंपनी की ग्रोथ स्टोरी बताते हैं और इनके इंटरेस्ट चेक करते हैं और इसे इससे मतलब उनको आईपीओ की जो प्राइस है वो डिसाइड करने में हेल्प मिलती है। यानी अभी तक आईपीओ डिसाइड नहीं हुआ है कि आईपीओ की जो प्राइस होगी वो कितनी होगी, वो अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। अभी बस वो जो बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स है उनको आइडिया दे रहे हैं कि हमारा आईपीओ आने वाला है मार्केट में वगैरह वगैरह और उनके इंटरेस्ट या फिर उनके मतलब जो वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं उस हिसाब से फिर वो एक आईपीओ का एक प्राइस बैंड बनाते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद आता है प्राइस बैंड और लॉट साइज फिक्स करना। अच्छे से मार्केट को समझ लिया, मार्केट का इंटरेस्ट भी समझ लिया, तो उसके बाद फिर जो रोड शो हुआ उसका फीडबैक के हिसाब से कंपनी एक प्राइस बैंड सेट करती है। फॉर एग्जांपल 72 हो गया, 76 हो गया, ये कुछ भी हो सकता है, मैं बस एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ। और उसके बाद इन्वेस्टर्स इस रेंज में बिड कर सकते हैं, मतलब एक बिडिंग रहती है। साथ ही लॉट साइज भी डिसाइड होता है, मतलब कम से कम कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करना है, जैसे कि 150 शेयर्स। अभी जब हमारे इंडिया में कोई भी आईपीओ आता है वो मेजरली आपसे डिमांड करता है कि 15,000 से लेकर 20,000 रुपए तो भी आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे किसी भी आईपीओ के लिए। बाकी ऊपर में आप कितने भी लॉट खरीद सकते हो, कितना भी हो सकता है, पर मिनिमम आपको 15, 13, 14, 15,000 के आसपास तो भी मिनिमम बजट चाहिए अगर आपको आईपीओ के लिए अप्लाई करना है तो। उसके बाद फिफ्थ स्टेप है पब्लिक इश्यूज ओपन होते हैं, ठीक है, मतलब बिडिंग शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आईपीओ जो है वो जनरली 3 से 5 दिन के लिए खुलता है। इन्वेस्टर्स अपने ब्रोकर के थ्रू, ब्रोकर इन द सेंस जीरोधा, एंजल वन वगैरह जितने भी ब्रोकर्स है, अपस्टॉक्स वगैरह, उनके थ्रू अप्लाई करते हैं, मोस्टली यूपीआई के थ्रू, बैंक मैंडेट्स के थ्रू। और जिसमें आपका पैसा तब तक बैंक में लॉक रहता है जब तक शेयर्स अलॉट ना हो जाए, ठीक है। तो आपका पैसा जो है वो लॉक हो जाता है, ऐसा नहीं कि वो पहुंच गया, बस वो लॉक हो जाता है। और फिर अलग अलग चीजें होती है, लाइक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी रहती है, क्यूआईबी बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, एनआईआईज रहते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, जो 2 लाख से ऊपर अप्लाई करने वाले इंडिविजुअल्स इन्वेस्टर्स रहते हैं। फिर हम जैसे रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हो गए, आप और हम, जो लगभग 2 लाख तक अप्लाई करते हैं जनरली, उससे ज्यादा किसी भी आईपीओ में रिस्क नहीं लेते हैं। 2 लाख के आसपास हम इन्वेस्ट यहाँ पे करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे होते हैं अलॉटमेंट और रिफंड, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया। तो जो आईपीओ होता है वो 3 से 5 दिन चलता है। तो वो जब आपने अप्लाई कर दिया, आपके पैसे होल्ड पे चले गए बैंक के थ्रू, अब क्या होता है, आईपीओ क्लोज हो गया। तो आईपीओ क्लोज होने के बाद एक कट ऑफ पीरियड प्राइस डिसाइड होता है, जिस प्राइस पर शेयर अलॉट होंगे, ठीक है। अगर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब्ड हो तो, यानी बेसिकली अगर ओवर सब्सक्राइब्ड यानी कि आप बहुत ज्यादा लोगों ने, उनके एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा लोगों ने अगर इसमें इंटरेस्ट शो किया, तो उसे हम ओवर सब्सक्राइब कह सकते हैं। तो जो आरआईआईज है उनको लॉटरी सिस्टम से शेयर मिलते हैं, यानी हम जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स रहते हैं ना, उनको लॉटरी के थ्रू शेयर्स मिलते हैं। लाइक समझो मार्केट में सिर्फ 10 ही शेयर अवेलेबल है, यानी और 10 शेयर अवेलेबल है, और हर एक रिटेल इन्वेस्टर को समझो एक ही शेयर मिलेगा। और रिटेल इन्वेस्टर्स, हम आप जैसे जो इन्वेस्टर्स है, 100 से ज्यादा लोगों ने अगर अप्लाई किया पर मार्केट में सिर्फ 10 ही शेयर्स है, तो उसकी लॉटरी लगती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो सबसे पहले अप्लाई कर रहे हैं सिर्फ उनको ही मिलेगा, जो या फिर सबसे लास्ट में कर रहे हैं उनको मिलेगा, ऐसा नहीं रहता है। उसकी एक लॉटरी निकलती है, और जो लॉटरी में पहले 10 नाम आएंगे उनको वो आईपीओ जो है वो अलॉट हो जाता है। तो ऐसा रहता है, ओवर सब्सक्राइब हो तो आ रहा है जो हम जैसे जो रिटेल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उनको बेसिकली लॉटरी सिस्टम से शेयर मिलते हैं। और अगर शेयर नहीं मिले तो पैसा बैंक अकाउंट में वापस आ जाता है, यानी आपके जो पैसे जो कटे हैं, जो लॉक हो गए थे, वो वापस से आपके बैंक अकाउंट में आ जाते हैं। और इससे अगर बात करें तो लिस्टिंग डे, जो नेक्स्ट अपना डे है, लिस्टिंग का जो डे रहता है, उसमें आईपीओ क्लोज होने के जनरली 6 से 7 दिन बाद शेयर्स ऑफिशियली एनएससी और बीएससी पर लिस्ट हो जाते हैं। और फिर ट्रेडिंग शुरू, मतलब आप वो देख सकते हो अपने यहाँ पे किस पे, ब्रोकर के, इसमें जीरोधा हो गया, अपस्टॉक्स हो गया, तो उसमें वो शेयर जो है वो ट्रेड करते हुए आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर डिमांड बहुत ज्यादा हो तो स्टॉक इशू प्राइस से बहुत ऊपर ओपन होता है, इसकी लिस्टिंग गेन या आईपीओ पॉप कहते हैं। अब इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू, एक केस स्टडी के थ्रू समझेंगे, जो जोमेटो के बारे में मैंने बात की थी। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम उसी के बारे में बात करेंगे, तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखना, और यहाँ तक हो तो सल्यूट है आपको, ठीक है। बस और थोड़ा बचा है, थोड़ा सा हमारे साथ रहिए, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पे हो रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, अपना जोमेटो का जो आईपीओ है उसके बारे में समझते हैं।
चलो अब एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं कि मार्केट जो है वो कैसे काम करता है। तो ज़ोमैटो जो है, ज़ोमैटो का जब आईपीओ आया था जुलाई 2021 में, तो कैसे-कैसे हुआ था उसके बारे में डिटेल में समझेंगे। तो वीडियो को यहाँ पे अभी तक देखिए, अगर आप यहाँ तक हो ना तो सैल्यूट है आपको, 24 मिनट का ये वीडियो बन गया है। बहुत अच्छे से और हर एक चीज़ को डिटेल में हमने समझा है यहाँ तक। तो यहाँ तक और मैंने काफ़ी तेज़ी से बात करने की कोशिश की है। तो उसके लिए अगर आपको समझ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी आ रहा है तो आप इस वीडियो को रिपीट में वापस देख सकते हो। सबसे पहले समझते हैं कि क्या चीज़ें ली गई थी। तो रूट टेकन कौन-सा लिया गया था? क्यूआईबी का रूट लिया गया था। क्योंकि ज़ोमैटो जो है, जो एलिजिबिलिटी जो रूल्स थे हमारे 3 वाले, वो फॉलो नहीं हो रहे थे। तो इस वजह से उन्होंने क्यूआईबी जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उनके थ्रू यहाँ पे गए थे। और एज़ ज़ोमैटो वाज़ अ हाई ग्रोथ बट नॉट येट प्रॉफिटेबल कंपनी। काफ़ी तेज़ी से कंपनी बढ़ तो रही थी, पर प्रॉफिटेबल नहीं थी। तो इस वजह से क्यूआईबी का रूट यहाँ पे चुना गया था। तो ऑब्जेक्टिव क्या था इस आईपीओ का? टू रेज 9,375 करोड़ फॉर ग्रोथ एंड एक्विजिशन। अब यहाँ पे ज़ोमैटो ने क्या कहा था, हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को या फिर पूरे मार्केट को, कि हमें 9,375 करोड़ रुपए की ज़रूरत है, हमें ग्रो करना है मार्केट में, यानी अब अभी हम जहाँ हैं हमें उससे भी बहुत ज़्यादा ग्रो करना है और हमें अलग-अलग चीज़ें एक्वायर करनी है, ठीक है? तो इसके लिए उन्होंने यहाँ पे मतलब रेज़ की थी अपना आईपीओ की रिक्वेस्ट। उसका जो प्राइस बैंड है वो यहाँ पे कितना डिसाइड हुआ था, 72 से 76 पर शेयर। यानी जो प्राइस बैंड यानी क्या, इसके आसपास जो है ये शेयर जो है वो ओपन होना चाहिए। बेसिकली अगर जितना जहाँ पे खुला वहीं पे अगर क्लोज हो गया, या ओवर सब्सक्राइब्ड या अंडर सब्सक्राइब अगर नहीं रहा, तो बेसिकली प्राइस बैंड के आसपास खुलता है, 72 से 76 पर शेयर के आसपास, ठीक है। और फिर इन्होंने अप्लाई किया अपना, और इन फिर सब्सक्रिप्शन इनका बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। बहुत ज़्यादा उम्मीद थी क्योंकि उस टाइम पे टियर 1 टियर 2 सिटीज़ में जोमेटो स्विगी बहुत अच्छा से काम कर रहे थे। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डिमांड था और ज़ोमैटो अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका था आईपीओ लाने से पहले। सब लोग उन्हें जानते थे। सबको लग रहा था कि आने वाला फ्यूचर है ये होम डिलीवरी और वगैरह जो चीज़ें हैं। तो उस वजह से काफ़ी लोगों ने इसमें ये किया, पार्टिसिपेट किया। एक मैसिव सक्सेस मिली यहाँ पे ज़ोमैटो के आईपीओ को, और वो ओवर सब्सक्राइब्ड रहा 38.25 टाइम्स ओवरऑल। यानी अगर देखा जाए तो 38.25 टाइम्स यहाँ पे लोगों ने जो है इस शेयर को ओवर सब्सक्राइब किया, इस आईपीओ को। यानी इससे हमें पता चलता है कि बहुत ज़्यादा वैल्यू रही। और जो इनके जो क्यूआईबी है, बेसिकली जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उनमें भी 51% यानी 51 टाइम्स यहाँ पे हमें देखने के लिए मिला ओवर सब्सक्राइब। यानी जो क्यूआईबीज भी है, उनका भी जो इंटरेस्ट था इस शेयर के ऊपर वो बहुत अच्छा था। तो हमको क्या पता चला, जो इतने बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स, इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अगर इतना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, यानी इस कंपनी में तो बात है। पहले तो एक तो इसकी विजिबिलिटी बहुत अच्छी थी, पूरा इंडिया जानता था जोमेटो को। उसके बाद क्यूआईबीज का इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलना, तो इस वजह से क्या हो गया, लोगों को और ज़्यादा मोटिवेशन मिला, और ये जो शेयर है वो 38.25 टाइम्स यहाँ पे ओवर सब्सक्राइब हो गया। इसके बाद जो क्रूशियल क्यूआईबी पोर्शन वाज ओवर सब्सक्राइब बाय मोर देन 51 टाइम्स, फुलफिलिंग द क्यूआईबी रूट रिक्वायरमेंट। तो 51 टाइम्स यानी जो 75% वगैरह जो चीज़ें हैं वो तो हुई ऊपर से क्यूआईबी जो है वो 51 टाइम्स ज़्यादा इंटरेस्ट शो कर रहे थे, या फिर ओवर सब्सक्राइब यहाँ पे देखने के लिए मिला। और उसके बाद जब सब कुछ हुआ, फिर लॉटरी वगैरह निकली, क्योंकि देखिए हर एक लॉट के ऊपर 38.25 टाइम्स यानी 38.25 पोजीशंस थी हर एक लॉट के लिए। तो फिर लकी ड्रॉज वगैरह निकले रिटेल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए, हम जैसे इन्वेस्टर्स के लिए। और उसके बाद फिर जो भी लकी थे उस वक्त, जिनका भी लक काफी ज्यादा साथ दिया, उनको ये जोमेटो का आईपीओ जो है वो लग गया, ठीक है। तो इशू जो प्राइस थी, वो प्राइस बैंड क्या डिसाइड हुआ था, 72 से 76। ओवर सब्सक्राइब रहा तो इशूइंग प्राइस 76 कंसीडर की गई। तो जो इशू प्राइस थी वो 76 रुपीज थी। और जो लिस्टिंग प्राइस यानी जो पहला दिन जब जोमेटो का शेयर जिंदगी में पहली बार स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड किया, तो उसकी जो प्राइस ओपन हुई वो 115 रुपीज, 76 रुपीज डिसाइड किया गया था। उसके बाद जो लिस्टिंग प्राइस वो 115 रुपीज, यानी 51% का लिस्टिंग गेन यहाँ पे इन्वेस्टर्स को मिला, जिनको भी ये शेयर्स मिले। फॉर एग्जांपल अगर समझो मैंने 20,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते इसमें, तो मुझे एक दिन के अंदर अंदर
एक दिन मतलब वो पूरी प्रोसेस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जिस दिन ये शेयर मार्केट में लिस्ट हुआ उस एक दिन के ट्रेडिंग सेशन में मुझे लगभग लगभग 51% का लिस्टिंग गेन, यानी 10,000 अगर 20,000 रुपए इन्वेस्ट किए रहते तो मुझे उसमें 30 हजार रुपए के आसपास का प्रॉफिट यहाँ पे मतलब 10 साढ़े 10 हजार रुपए का प्रॉफिट जो है उसमें मेरा बन गया रहता, सिर्फ वो एक दिन जो ट्रेडिंग सेशन है उसके एक दिन। और बहुत लोग ऐसे रहते हैं उनको एक लॉट नहीं लगता है, उनको बहुत सारे लॉट लगते हैं, किन किन की तो 40-50 मतलब 40-50-60-70 1 लाख 1.5 लाख के आसपास के रुपीज के वर्थ जो लॉट्स हैं वो लग जाते हैं। और फिर वो लोग बहुत ज़्यादा पैसा जो है यहाँ पे जोमेटो के आईपीओ में लोगों ने कमाए। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। क्यूआईबी का रूट लिया था, 9,375 करोड़ रुपीज रेज करने थे, 72 से 76 का प्राइस बैंड डिसाइड हुआ और लोगों ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया, क्यूआईबी भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थी इसको लेके, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वगैरह। तो इस वजह से जनरल पब्लिक ने भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया। क्यूआईबी ने 51 टाइम्स और नॉर्मल हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स ने 38 टाइम्स जो ये है ये ओवर सब्सक्राइब हो गया। इस वजह से जो इशूइंग प्राइस जो 76 रुपीज थी, जो डिसाइड की गई थी कि इसके आसपास खुलेगा, पर इतनी डिमांड होने की वजह से जो लिस्टिंग प्राइस है वो ओपन हुई 115 रुपीज। और जो भी लकी लोग थे जिनका लकी ड्रॉ में ये लॉट लगा जोमेटो का, उनको 51% का लिस्टिंग गेन हुआ, यानी 20,000 रुपए भी अगर आपने इसमें लगाए रहते हैं तो लगभग 1 से 2 दिन के अंदर अंदर आपको लगभग 10 साढ़े 10 हजार रुपए का प्रॉफिट हो जाता, जो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो उसके बाद जोमेटो, आई होप ये केस स्टडी आपको समझ आ गई होगी क्या क्या इसमें है वगैरह वगैरह। काफी अच्छा इम्पैक्ट यहाँ पे रहा इस जोमेटो का आईपीओ और काफी सक्सेसफुल माना जाता है, और इसके लेवल के भी और इससे ज्यादा भी काफी सक्सेसफुल यहाँ पे आईपीओ यहाँ पे लॉन्च हो चुके हैं इंडिया में। उसके बाद अगर बात करें, लास्ट स्लाइड, आधे घंटे का ये वीडियो बन चुका है, मैं माफी मांगूंगा इसके लिए, पर मुझे ऐसा लगता है कि हमने हर छोटी से छोटी चीज जो है जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए वो यहाँ पे कवर कर ली है। ठीक है, तो सॉरी भी और थैंक यू भी कि आप यहाँ तक हमारे साथ हो। और ये 2-3 मिनट के अंदर मैं खत्म करके ये वीडियो को हम यहीं पे रोक देते हैं। और लास्ट स्लाइड है, फॉर द इन्वेस्टर्स रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड। आईपीओ के क्या रिस्क रहते हैं और इसका रिवॉर्ड्स भी क्या रहते हैं। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि अगर आप हमारी ये जो सीरीज है वो फॉलो नहीं कर रहे हो तो प्लीज करो। इससे आप चीजें समझोगे नहीं, आपको चीजें याद हो जाएगी। जो मेरा पहला वीडियो था ना, व्हाट इज शेयर, इसमें मैंने आईपीओ से रिलेटेड 50 to 60% जो आइडिया है ना वो आपको वही दे दिया था। और जिन्होंने वो वीडियो देखा ना उनको ये वीडियो बहुत आसानी से और बहुत इजीली समझ आ गया रहेगा कि आईपीओ होता क्या है। पहले वहां पे मैंने एक हिंट दे दिया आपको, और फिर दूसरे वीडियो में थोड़ा और आइडिया दे दिया, और तीसरे चौथे वीडियो तक मैंने एकदम डिटेल में चला गया। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा बर्डन उनको फील नहीं हुआ रहेगा। तो ये जो सीरीज़ है उसे अच्छे से फॉलो कीजिए, हर एक वीडियो देखिए, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल यहाँ पे होगा। ठीक है, तो पोटेंशियल रिवॉर्ड्स क्या है लिस्टिंग के, आपको लिस्टिंग गेन्स मिल सकते हैं। जैसे कि हमने जोमेटो के इसमें देखा 51%, आपको पता है 51% कितना रहता है। एसबीआई वगैरह ना पूरे साल में 6-7% का देते हैं। तो उस हिसाब से कैलकुलेट कीजिए, 60 लगभग 8-9 साल आपको लग जाएंगे, जितना लिस्ट मतलब 8-9 साल लग जाएंगे आपको उतना कमाने में जितना ये लिस्टिंग गेन्स आपको मतलब 1 से 2 दिन में यहाँ पे दे सकते हैं। मैं ओवर तारीफ नहीं कर रहा हूँ, आईपीओ ने बहुत लोगों को डुबाया भी है, पर मतलब 10 आईपीओ हो उसमें से 5-6 जो है वो अच्छे लग ही जाते हैं, यानी 50 to 60% का सक्सेस रेशियो रहता ही है। और काफ़ी डिसेंट लिस्टिंग गेन्स मिलते हैं, 10, 15, 20, 50, 60, 100% के आसपास भी लिस्टिंग गेन्स जो है वो मिले। लॉन्ग टर्म ग्रोथ की बात करूं तो अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट अर्ली इन अ कंपनीज ग्रोथ स्टोरी। अब आपको काफ़ी, अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है ना तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि काफ़ी शुरुआत से आप कंपनी के साथ हो। यानी आज से 100 साल बाद जब कोई इंडिविजुअल, 100 साल तो बहुत ज़्यादा हो गया, समझो 30-40 साल, 30-40 साल बाद कोई बोलेगा कि आईपीओ में मुझे जोमेटो का शेयर लगा था, आज तक मेरे पास वो होल्डिंग में, तो पूरा पहले दिन से जहां जब तक आप मतलब आज बात कर रहे हो तो तब तक आपके पास वो शेयर्स है। तो वो एक अपॉर्चुनिटी आपके पास की एक कंपनी के ग्रोथ स्टोरी में आप पहले दिन से यहाँ पे रहते हो। ये 2-3 चीजें हैं जो काफी बेनिफिशियल है, पर इसमें रिस्क्स भी बहुत ज़्यादा है, वॉलेटिलिटी बहुत रहती है। आईपीओ स्टॉक्स कैन बी वेरी अनप्रिडिक्टेबल एंड मे फॉल आफ्टर लिस्टिंग। जोमेटो का हुआ था इतनी अच्छी लिस्टिंग गेन के बाद जोमेटो बहुत तेजी से गिरा भी था बाद में, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे
गिरावट देखने के लिए मिली थी। और उसके बाद बहुत पेटीएम वगैरह भी तो क्रैश पूरा मतलब जो है बहुत ज़्यादा बुरा हुआ था कि वॉलेटिलिटी बहुत रहती है। जब आपको इतनी अच्छी लिस्टिंग गेन लाइक 50-60% का लिस्टिंग गेन मिलता है ना, तो लोग बहुत ज़्यादा पैनिक भी कर जाते हैं और प्रॉफिट बुकिंग होती है। अगर मैं 20,000 रुपये लगाए, एक दिन में मुझे 10 साढ़े 10 हज़ार रुपये मिल गए, तो मैं बेचूंगा ना। तो वैसे बहुत सारे लोग ये करते हैं, बेचते हैं। तो उस वजह से क्या होता है, मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर बनता है और जो वो गिरता 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 नीचे शेयर जो है वो गिरता जाता है। तो आईपीओ जब सक्सेसफुल होते हैं, अच्छे लगते हैं और आपको लिस्टिंग गेन्स भी बहुत तगड़े मिलते हैं, तो वो 2-3 महीनों के बाद शेयर में काफ़ी गिरावट देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग जो है फिर वो प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं, अपना जो प्रॉफिट हुआ है उसे बुक कर लेते हैं और सेल करके चले जाते हैं। तो इस वजह से शेयर में गिरावट भी देखने के लिए मिलते हैं, एक अच्छी लिस्टिंग गेन के बावजूद भी। हाइप और ओवर प्राइसिंग भी बहुत ज़्यादा कॉमन है आईपीओ की इसमें, जिसमें काफ़ी ज़्यादा डिमांड जो रहती है ना, वो इन्फ्लेट करती है और जो प्राइस उसकी ट्रू वैल्यू से ज़्यादा। यानी फॉर एग्जांपल, अगर ये कंपनी है, इसकी रियल में जो वैल्यू है वो 10 से 15 रुपए के आसपास होनी चाहिए, पर उसकी हाइप इतनी ज़्यादा होती है, लोग इतना ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं, इतना ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब उस चीज़ को करते हैं, जो जिसकी रियल वैल्यू 10 से 15 रुपीज़ होनी चाहिए मार्केट में, वो आप 50-60 रुपए तक लेके जाते हो। तो आने वाले वक्त में जो अच्छे इन्वेस्टर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स, समझदार रिटेल इन्वेस्टर्स बरोबर उसको बेचते हैं और उस रियल वैल्यू तक लेके आते हैं। तो इस वजह से बहुत सारे शेयर्स जो ओवर प्राइस होते हैं, जो हाइप हाइप शेयर होते हैं, वो अपने आप एक वक्त के बाद फिर से गिरावट होती है और काफ़ी ज़्यादा गिरावट उसमें देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि जो उसका वैल्यूएशन है वो मैच यहाँ पे होनी चाहिए। तो वॉलेटिलिटी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। उसके बाद हाइप एंड ओवर प्राइसिंग एक बहुत बड़ा और कॉमन इशू आप देख सकते हो आईपीओ में है। और गारंटी नहीं है आपको अलॉटमेंट मिलेगा, ये श्योर शॉट और प्योर प्योर लक है। क्योंकि इसमें लकी ड्रॉ है, ठीक है। लकी ड्रॉ निकल रहा है, 100 में से 2 लोगों को मिलेगा। आपकी 50% की प्रोबेबिलिटी है, 50%, 50 से भी नहीं, सॉरी गलती हो गई। अगर मतलब अभी देखिए उसका कैलकुलेशन, अभी मैंने ऐसा कुछ प्लान नहीं किया है, तो मुझे अभी आइडिया नहीं इतने जल्दी ये करने का। पर अगर 100 लोग हैं, उसमें से सिर्फ 2 को यहाँ पे मिलना है, तो देखिए आप कितने कम चांसेस, आपको पूरा लक है, लाइक आपको 98 लोगों से जीतना है नसीब में कि आपको वो मिले। वो पूरा लक रहता है, लकी ड्रॉ रहता है, वो लगा तो लगा, नहीं तो नहीं लगा। तो इस वजह से कोई गारंटी नहीं रहती है अलॉटमेंट की इन पॉपुलर आईपीओस। इट्स डिफिकल्ट टू गेट श्योर, ये हर बार नहीं रहता है, बहुत सारे आईपीओस ऐसे रहते हैं, वो नॉर्मली रहते हैं, ओवर प्राइस नहीं रहते हैं, या फिर ओवर हाइप और या फिर ओवर सब्सक्राइब भी नहीं जाते हैं। तो आपको वो आईपीओ आसानी से लग जाते हैं। और जो बहुत ज़्यादा हाइप्ड, लाइक जोमेटो का बहुत ज़्यादा हाइप बना था, और बहुत सारे अलग अलग कंपनीज जिनकी बहुत ज़्यादा हाइप बनती है, तो उस वजह से फिर उनका मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और उसकी कोई गारंटी नहीं रहती कि आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। हाउ टू अप्लाई, आपके पास डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट होना ज़रूरी है। आप बैंक मैंडेट्स के थ्रू या फिर यूपीआई के थ्रू, ब्रोकर्स के ऐप के थ्रू आप ये कर सकते हो। और क्रूशियल स्टेप्स वगैरह इसके ऊपर सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगी कि कैसे आईपीओ को यहाँ पे अप्लाई करना है। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा आपको। 36 मिनट्स का ये वीडियो बन चुका है, 37 मिनट्स तक ये जाएगा। सब कुछ क्लियर हमने कवर कर लिया, कुछ ऐसा नहीं है जो कवर नहीं हुआ। कुछ अभी पॉइंट्स रहते हैं हर, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक बड़ा समंदर है, कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। पर जितना आपको पता होना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा आपको बताने की कोशिश यहाँ पे की जा चुकी है। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और जो लोग यहाँ तक है, सल्यूट है, मैं आपका फ़ैन बन गया मैं कि आपने यहाँ तक सपोर्ट किया, क्योंकि लॉन्ग वीडियोज़ को जनरली काफ़ी इग्नोर किया जाता है, पर आप यहाँ तक हो तो आपको ज़रूर नॉलेज यहाँ पे पूरा मिला ही होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर यहाँ पे बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।